In this lecture, we will be studying about bacteria, reproduction and growth. Myself, Dr. Prabjot Singh. So, starting with the reproduction of bacteria. Bacteria reproduced by a asexual process known as binary fission. In this process, one parent cell gets divided into two daughter cells. The replication of chromosomes take place and the two copies of chromosomes are formed. The two copies move towards the end of the cell, and then the septation or constriction of the cell membrane or cell wall takes place. After the completion of the constriction, two daughter cells are formed which are separate, and then these daughter cells then can undergo again binary fission to make more daughter cells. A generation time is simply the time it takes for one cell to become two. तो बेसिकली होता क्या है कि एक सेल से दो बनने में जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज जनरेशन टाइम. आफ्टर डिवीजन द न्यू सेल ग्रोज एंड प्रोसेस रिपीट्स itself. It takes about 20 minutes for one E. coli cell to split into two. To put in another way, every 20 minutes the population of E. coli can double. तो E. coli जो सेल होता है ये हर 20 मिनट में डबल हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सैंपल एंड इट कंटेन्स अबाउट 1000 सेल्स. तो अगर 20 मिनट के बाद अगर वो एक एक्टिव रिप्रोडक्शन स्टेट के अंदर है, जो आपका मीडिया है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी कंडीशन मेंटेन्ड हैं, तो अगले 20 मिनट में 1000 से वो डबल हो जाएंगे. दे विल बिकम 2000. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी इट इज़ अ इमेज ऑफ माइक्रोब्स डिवाइडिंग. कुछ माइक्रोब्स इसमें डिवाइड जो कर चुके हैं वो दिख रहे हैं, कुछ अभी पूरे के पूरे हैं और कुछ के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है. तो ये वाला जो सेल है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है और धीरे धीरे ये डिवाइड होकर दो सेल्स कम्प्लीटली अलग अलग बन जाएंगे. जैसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है उसके बाद अलग अलग सेल्स बन गए हैं कुछ. तो ये है आपकी द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया. द प्रोसेस इज बाय बाइनरी fission. During binary fission, the DNA molecules divide and form two DNA molecules. Each molecule moves towards the opposite side of bacterium. At the same time, the cell membrane divides to form two daughter cells. So, in this way, the bacteria reproduces. The process is asexual. दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही सेल रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपको मेल और फीमेल गेमीट का दोनों का प्रेजेंस हो, जिसके अंदर उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बाद आता है बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल. सो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ सेल्स इन लॉग फॉर्म ऑन वाई एक्सिस. तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को एक नए मीडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है, जैसे आपके पास बैक्टीरियल कोई कल्चर है, जैसे हम बैक्टीरियल कल्चर का सबसे जो आम एग्जांपल यूज़ करते हैं वो होता है दही. दही को हम किसी के पास से खट्टा लेके आते हैं, खट्टे को हम क्या करते हैं, हम दूध में डाल देते हैं दही जमाने के लिए. सो सबसे पहले क्या होता है कि जब उसका जो बैक्टीरियल सेल की इनोकुलेशन हम करेंगे दूध के अंदर, तो एक फेस आएगा, स्टार्टिंग वाला फेस, उसको कहते हैं लैग फेस. तो लैग फेस बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया बाहर से आया है वो नए मीडिया के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा. उसको जो रिप्रोडक्शन के लिए एंजाइम्स चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो मीडिया में नहीं है, जो उसने मैन्युफैक्चर करने हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे वो मैन्युफैक्चर करेगा. तो उस टाइम में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इक्वल रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं ना कम होएगा. उसके बाद क्या होएगा, एकदम से लैग फेस के बाद जो लॉग फेस आता है, लॉग फेस के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं. एक्सपोनेंशियल का मतलब 10 के 100 हो गए, 100 के फिर 1000 हो गए, 1000 के 10,000 हो गए. डेट इज़ अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेल एक
एडजस्ट हो चुका होता है मीडियम के अंदर, और उसका फिर जो फेस होता है वो पूरा फिर एक्टिव ग्रोथ का होता है, एक्टिव रिप्रोडक्शन का होता है। तो सेल का पूरी तेज़ी से जो डिवीज़न होती है और जो सेल के नंबर हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद फिर फेस आता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस के अंदर क्या होता है कि जो सेल का जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होने के बाद एक तो जो मीडियम के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एग्जॉस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्बन सोर्स है, नाइट्रोजन सोर्स है, सल्फर सोर्स है, वो सारे के सारे एग्जॉस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट होने का मतलब ख़त्म, डिप्लीट हो जाते हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि जो नए सेल बन रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी इतनी ग्रोथ नहीं होती। तो कुछ सेल्स की डेथ होती रहती है, कुछ अपना डिवाइड होते रहते हैं। तो इस कारण से जो नंबर है वो मेंटेन रहता है। एंड द फेस इज नोन एज स्टेशनरी फेस। द नंबर ऑफ सेल्स डजंट चेंज। ठीक है, दोनों तरह के सेल्स होते हैं, न्यू फॉर्मिंग सेल्स और डाइंग सेल्स। उसके बाद फिर क्या होता है, डेथ फेस है, डिक्लाइन फेस कहते हैं। इस फेस के अंदर क्या है, जो मीडियम है वो टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है, सेल की जो एज है वो भी ज़्यादा हो जाती है और उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि डॉटर सेल्स बनने कम हो जाते हैं और डेथ वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो दिस फेस इज नोन एज डिक्लाइन फेस। सो दिस इज द बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल। 4 मेन फेज हैं इसके अंदर, लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड डिक्लाइन फेस। तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर एक ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डबल्स इन ईच जनरेशन टाइम। ये जहाँ अपना जनरेशन टाइम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो पार्ट है डेट इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट is very diverse for the bacteria. Some bacteria can synthesize their food from simplest elements, but others need a ready-made supply of some of the organic compounds necessary for growth. तो कुछ बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकें, जिनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो मटेरियल की, न्यूट्रिएंट्स की, और उससे वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने आप सिंथेसाइज कर सके। उसके अलावा जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनको रेडीमेड सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए होती है। तो सबसे जो वैसे तो बैक्टीरिया बहुत अलग अलग वैरायटी के हैं, सबकी अपनी अपनी नीड है, पर बेसिकली जो सबको चाहिए होता है वो होता है नंबर 1 वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट as it accounts for 80 to 90% of total weight of cell in addition to hydrogen and oxygen which can be derived metabolically from water। तो वाटर बेसिक सबसे मेन चीज़ होती है, 90% तक यही सेल का वेट का हिस्सा होता है। इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये जो 6 एलिमेंट हैं ये दे अकाउंट फॉर नियरली 95% ऑफ ड्राई सेल वेट। इनको जो मेजर न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ये सारे के सारे जो वाटर से ही ड्राइव करता है सेल। वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं, सोल्यूबल साल्ट्स, मेनली क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, यहाँ से ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सेल लेता है, जैसे मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम, जिंक। इसी कारण से दिस एक्सप्लेन्स व्हाई कल्चर मीडिया इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन टैप वाटर रेदर देन इन डिस्टिल्ड वाटर। तो जब भी लैब के अंदर मीडिया बनाया जाता है तो कोशिश करी जाती है कि वो टैप वाटर में बनाया जाए, क्योंकि टैप वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सारे के सारे ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सारे के सारे बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर देती है। टैप वाटर में एक केस में नहीं बनाते मीडिया को, अगर हमारा जो वाटर है उसके अंदर क्लोरीन हो। अगर हमारा म्यूनिसिपल कमेटी का वाटर है, सोर्स है, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला होता है उन्होंने, तो उससे क्या होता है माइक्रोब्स की डेथ हो सकती है। इसलिए फिर उस केस में हम डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करेंगे, नहीं ज़्यादातर टैप वाटर ही यूज़ करा जाए। इसके बाद जो सबसे बड़ा ज़रूरत का जो कंपाउंड है डेट इज़ कार्बन। मोस्ट बैक्टीरिया यूज सम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एज एन एनर्जी सोर्स।
एंड मैनी यूज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसके अंदर फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट की हेल्प से एनर्जी अपनी ले सकते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन एंड क्रेब्स साइकिल। तो कार्बन का लेने का तरीका है कि कैसे किस तरह का सोर्स उनको चाहिए। जो ऑटोट्रॉफ हैं कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर सोल और प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कार्बन। तो ये बेसिकली इनकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है और फोटोसिंथेसिस की यूज हेल्प लेके लाइट एज देयर एनर्जी सोर्स लेके ये अपने लिए फूड बना सकते हैं। सम ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ड्राइव एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कुछ और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से एनर्जी ले लेते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं आर ऑर्गेनिज्म दैट यूज रिड्यूस्ड प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज कार्बन सोर्स। तो कुछ को सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही चाहिए होते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्स से एनर्जी ले सकते हैं, कार्बन को यूटिलाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स की, और हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो सिर्फ आपके ऑर्गेनिक सोर्सेज को ही यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आती है नाइट्रोजन सोर्सेज। तो नाइट्रोजन इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है, तो नाइट्रोजन तो चाहिए होता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन सारे के सारे नाइट्रोजन से ही बने होते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस नाइट्रेट आयंस टू अमीनो ग्रुप एंड यूज अमीनो ग्रुप्स टू मेक अमीनो एसिड। Some can synthesize all 20 amino acid found in protein, whereas other must have one or few amino acid provided in their medium. तो दोनों वैरायटी के माइक्रोब्स हैं जो अपने सारे सिंथेसाइज भी कर सकते हैं अमीनो एसिड्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो सारे के सारे सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उनको फिर बाहर से मीडिया में प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका सल्फर एंड फॉस्फोरस। In addition to carbon and nitrogen, microorganisms need a supply of certain minerals, especially sulfur and phosphorus, which are important cell components. Microorganisms obtain sulfur from inorganic sulfate salts and from sulfur-containing amino acids. They use sulfur and sulfur-containing amino acid to make proteins, coenzymes, and other cell components. Some organisms can synthesize sulfur-containing amino acid from inorganic sulfur and other amino acid. Microorganisms obtain phosphorus mainly from inorganic phosphate ions. They use phosphorus as phosphate to synthesize ATP, phospholipids and nucleic acid. तो बेसिकली बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर सल्फर और फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, तो ये सेल को चाहिए होते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। Oxygen is provided in various forms such as water, component atom of various nutrients of molecular oxygen. तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी फ्री ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए वो दूसरी बात है। उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो एरोबिक होते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एनारोबिक होते हैं जिनको फ्री ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो विद बेसिक सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं जो बेसिक सप्लाई से ग्रो कर सकते हैं, वो अपने लिए जो भी उनको एंजाइम्स या पाथवेज में जो नेसेसरी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सिंथेसाइज कर सकते हैं। और दूसरे कुछ माइक्रोब्स होते हैं ऑन द अदर हैंड lack one or more essential enzymes, therefore they cannot manufacture all indispensable constituents but must obtain them or their precursor from the environment. तो उनको कुछ ऐसे हमें देने पड़ते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, वो अपने आप से उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो इनकी जो वैरायटी है, तीनों वैरायटी के होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। नंबर 1 आर अमीनो एसिड्स, नंबर 2 आर प्यूरिन्स एंड pyrimidines, एंड नंबर 3 आर वाइटामिन्स। अमीनो एसिड तो प्रोटीन सिंथेसिस में ज़रूरत होती है। प्यूरिन पिरिमिडिन न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जो आपका थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, तो ये यहाँ पर ज़रूरत होती है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए। और वाइटामिन्स होते हैं जो वो एंजाइम के पार्ट होते हैं, उनके कोफैक्टर्स होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर देयर ग्रोथ।
इसके बाद हम करेंगे बात कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। कैसी कैसी कंडीशन हैं जो माइक्रोब्स को चाहिए होती हैं। तो नंबर 1 इज पीएच। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव एन ऑप्टिमम पीएच। एक ऑप्टिमम पीएच होता है जहाँ पर माइक्रोब की ग्रोथ बेस्ट होती है, उससे नीचे या उससे ऊपर उसकी ग्रोथ सही नहीं होती। बहुत सारे जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी जो पीएच की रिक्वायरमेंट है वो 7 की होती है, न्यूट्रल पीएच पे ग्रो होते हैं। और ये जो माइक्रोब्स हैं दे डू नॉट टॉलरेट मोर देन 1 पीएच डिफरेंस, या तो यूनिट अबव या फिर यूनिट बिलो देयर ऑप्टिमम पीएच, उस पर वो ग्रो नहीं करते अच्छी तरह। बाकी बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक या फिर अल्कलाइन या न्यूट्रल सब पे ग्रो कर जाते हैं। इस बेस पे इनको क्लासिफाई करा जाता है एसिडोफाइल्स जो एसिड लविंग होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स जो न्यूट्रल लविंग होते हैं, और अल्कलीफाइल्स जो एल्कली लविंग होते हैं। एसिडोफाइल्स दे कैन ग्रो बेस्ट एट pH 0.1 to 5.4। लैक्टोबैसिलस विच प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड जो दही के अंदर होता है इज एन एसिडोफाइल but it tolerates only mild acidity. Some bacteria that oxidize sulfur to sulfuric acid, however, can create and tolerate condition as low as pH 1. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर ग्रो करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। ये दिखा रखे हैं यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये जो हॉट वाटर के स्प्रिंग्स होते हैं, बॉइलिंग हॉट वाटर के अंदर और बहुत ज़्यादा एसिड इन्वायरमेंट के अंदर, ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग सल्फ्यूरिक एसिड strong enough to eat through your clothing are now known to have eaten out some huge caves from limestone. Example, Carlsbad Caverns in American Southwest. न्यूट्रोफाइल्स एग्जिस्ट फ्रॉम pH 5.4 to 8। तो ज़्यादातर जो ह्यूमंस के या एनिमल्स के डिजीज़ कॉज करते हैं दे आर न्यूट्रोफाइल्स। इसके अलावा कुछ एल्कलीफाइल्स होते हैं, दे ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर pH ऑफ pH 7 to 11.5। इसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी इसी तरह से अलग अलग है। जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं दे कैन ग्रो, मोस्ट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो ओवर 30 डिग्री temperature range, but minimum and maximum temperature for different species vary considerably। तो रेंज काफ़ी बड़ी होती है, 30 डिग्री ऊपर नीचे तक ग्रो हो जाते हैं, पर फिर भी इनका एक मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं सी वाटर के अंदर होते हैं जो, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट से क्या होता है कि 0 डिग्री से नीचे भी वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और ऐसे जो माइक्रोब्स होते हैं दे कैन टॉलरेट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, साइक्रोफाइल्स और कोल्ड लविंग, मेसोफाइल्स जो मीडियम टेम्परेचर को चाहते हैं, और थर्मोफाइल्स जो हॉट टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करते हैं। साइक्रोफाइल्स 15 to 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर जाते हैं, बट सम कैन क्वाइट टॉलरेट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑब्लिगेट सैक्रोफाइल्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि ज़रूरी, एक होते हैं फैकल्टेटिव, एक होते हैं ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट जो शब्द है इसका मतलब होता है ज़रूरी ही इनको ठंड चाहिए होती है। दे कैन नॉट ग्रो अबव 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर जो फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स हैं, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, ज़ैंथोमोनास फार्मिकोला विच ग्रो बेस्ट बिलो 20 डिग्री सेल्सियस बट ऑल्सो कैन ग्रो अबव दैट टेम्परेचर। तो ये फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जो इसको ज़रूरी नहीं होता कोई भी चीज़ है। जैसे अगर हम ऑब्लिगेटिव एरोब की बात करेंगे तो वो उसको ज़रूरी ही ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑब्लिगेटिव एनारोब की बात करेंगे तो उसे ज़रूरी ही लैक ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। और फैकल्टेटिव की बात करेंगे तो वो दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकता है। मेसोफाइल्स include most bacteria grow best at temperature between 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन के जो पैथोजन हैं या एनिमल्स के हैं वो इसी रेंज के होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो माइक्रोब्स होते हैं थर्मोफाइल्स होते हैं और हीट लविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, दे ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर फ्रॉम 50 to 60 डिग्री सेल्सियस।
Many are found in compost heaps and few tolerate temperature as high as 110 डिग्री सेल्सियस इन बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स। तो पानी के जो नीचे से गर्म पानी के स्प्रिंग्स होते हैं उनमें भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो बैक्टीरिया स्पेशली हेटेरोट्रोफ्स कैन डिवाइडेड इनटू एरोब्स विच रिक्वायर ऑक्सीजन एंड एनारोब्स विच डू नॉट रिक्वायर इट। इसके बाद ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव की बात करेंगे। ऑब्लिगेट एरोब्स सच एज सीडोमोनास must have free oxygen for aerobic respiration, whereas obligate anaerobes such as Clostridium botulinum are killed by free oxygen। तो ऐसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है जो बोटुलिनम टॉक्सिन जनरेट करता है जिससे कि फूड पॉइजनिंग होती है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है जिससे टेटनस होता है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, मतलब कि इनको ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में ये मर जाते हैं। अगर ऑक्सीजन इनको मिल जाए दे आर किल्ड बाय फ्री ऑक्सीजन। तो एनारोबिक रिक्वायरमेंट इनकी है। बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ ऑब्लिगेट एंड ऑब्लिगेट एरोब एंड ऑब्लिगेट एनारोब देयर आर माइक्रो एरोफाइल्स, द फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड एरोटॉलरेंट एनारोब्स। तो ऐसे जो ये होते हैं इनको थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन अगर आप दो भी दोगे एनारोब्स को दिए फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट का मैंने आपको फ़र्क बता दिया। इसके बाद मॉइस्चर की बात है। मॉइस्चर तो ज़रूरी है, जल ही है, जल है तो जीवन है। ऑल एक्टिवली मेटाबॉलिज्म सेल्स जनरली रिक्वायर वाटर एनवायरनमेंट। मोस्ट वेजिटेटिव सेल्स कैन लिव ओनली अ फ्यू आवर्स विदाउट मॉइस्चर। ओनली द स्पोर्स ऑफ स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट इन डोरमेंट स्टेट इन ड्राई एनवायरनमेंट। तो स्पोर क्या होता है, एक ए वेजिटेटिव स्टेट होती है। ए वेजिटेटिव का मतलब जो एक्टिव ग्रो ना करे। जैसे बीज होते हैं, बीज ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हो किसी भी पौधों के, ऐसे ही माइक्रोब्स के भी स्पोर्स बन जाते हैं बीज की तरह। तो ये भी एक लंबे ड्यूरेशन के लिए स्टोर रह सकते हैं। इनको उस कंडीशन में किसी भी वाटर की या मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सो मॉइस्चर इज नीडेड फॉर ऑल ग्रोइंग माइक्रोब्स। इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर most bacterial cells can tolerate a fairly wide range of osmotic pressure, but outside this range the growth is inhibited or the microbe can get killed। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक हाइपर ऑस्मोटिक होता है, एक हाइपो ऑस्मोटिक होता है। हाइपर ऑस्मोटिक वो होता है जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है लिक्विड की सेल के कंपैरिजन में। तो अगर हम हाइपर ऑस्मोटिक के अंदर सेल को डाल दें तो उसकी प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि सेल का जो होता है वो टूट जाता है सेल। तो ये एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पर, तीन कंडीशन दिखा रखी है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक क्या है, अगर साल्ट बाहर ज़्यादा होगा सेल से तो वाटर अंदर से वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा और ये इसकी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। अगर हम आइसोटोनिक में डाल देंगे तो वो नॉर्मल रहेगा सेल, ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। और अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें कि लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डाल दें तो ऐसे केस में क्या होएगा, वो टर्जिड हो जाएगा सेल। टर्जिड का मतलब फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और कुछ केस ऐसा भी होता है कि वो बस्ट भी हो सकता है। The use of salt and sugar in preserving food by making pickles and jams is based on the same principle that outside the optimum osmotic pressure range microbes can't grow। इसलिए अचार होते हैं, जैम्स होते हैं, चटनियाँ होती हैं, इनके अंदर हम जो सॉल्ट का अमाउंट है वो ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएगा तो वो सेल की डेथ हो